ऑक्साइड ग्रुप 4 तक चला है ना। ग्रुप 5 जिसको 15 कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, है ना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 react with oxygen and form element oxide having formula E2O3 as well as E2O5। E2O3 भी बनाता है और E2O5 भी बनाता है। एलिमेंट कौन कौन सा है? तो नाना पापा और सब बीमार प्लस O2। ठीक है। क्या बना सकता है ये? N2O3 और साथ में N2O5, P2O3 और साथ में P2O5। S2O3 और S2O5, Sb2O3 और Sb2O5 भी बनाता है। भी बनाने का मतलब समझता है ना? कंडीशन होगा तो, है ना। अब जैसे यहाँ पे कोई ले लेते हैं आर्सेनिक प्लस O2, तो H2O3 बनाएगा। एक बार में थोड़े दोनों बनाएगा। और एक्सेस ऑफ एयर ले लेते हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा कर देते हैं, हीट कर देते हैं, एक्सेस ऑफ एयर ले लेते हैं, तो फिर क्या बना देगा? H2O5। हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कूद के आगे चला जाएगा। और भी इसके अलावा जानकारियां दिए थे। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबल कौन है? B2O5। नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटता है। Sb2O5, S2O5, P2O5 लिख दीजिए। बाकी जो बातें पिछले दिन किए हैं वो सब ग्रुप में तो लागू होगा ही। काहे नहीं लिखिएगा? फोटो काहे खींच रहे हैं आप? कॉपी छूट गया होगा।
छोड़ दिए जानबूझ के, जगह नहीं था तो। समझ गया ना तुम लोग, सबसे नीचे वाला का स्टेबिलिटी कम होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो देखिए पिछले दिन समझा है सब, जैसे पिछले दिन हो रहा था सब वैसे ही। हो गया? अभी 5-3 काहे हो रहा है? वेरी गुड, जवाब तो सब है ही, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। काहे तुम चिंतन मुद्रा में है, तुमको नहीं समझ में आएगा? यहाँ बैलेंस करने के लिए अभी सब बात, छोट छोट बात हमारे हिसाब से, तुम लोग पता नहीं बैलेंस किए हो पहले, ये सब 10वां में बहुत सिखाया जाता है ना, एटम का नंबर इधर उधर, यही तो वहां पर मेन फोकस तो इसी सब पर रहता है कि इधर बराबर करो उधर बराबर करो, तभी लगता है कि सीख रहे हैं। अब फिर वही तो फिर बड़ा कैसे होइएगा? ग्रुप 16 और 6, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 एलिमेंट react with oxygen and form element oxide having formula EO EO2 और EO3 भी ओसो से टेपो चुरा लिया प्लस O2, तो बनाएगा एसो 2 और एसो 3 भी बनाएगा, ACO। ये जो ओजोन का फॉर्मेशन है ना, रिएक्शन ही ऑक्सीजन से करा रहे, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके क्या बना सकता है? ओजोन बनाएगा, ये अलग मैटर हो गया। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसो भी बना सकता है, एसो 2 भी बना सकता है और एसो 3 भी बना सकता है। ठीक है, इसमें सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2 है, और इसमें 4, -2 +2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, सल्फर पे +2, -2 और -2 +6, 6 6 कैसे, -6 +6, ठीक तो है। तो ACO भी बनेगा, ACO2 भी बनेगा और ACO3 भी बनेगा। TO TO2 TO3 PO PO2 PO3, है ना? अब इसमें अरेंज करना हो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो पोलोनियम ऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कारण भी बताएं, या स्टेबल कम जाएगा तो टूटेगा, टूटेगा तो निकलेगा क्या? ऑक्सीजन किसी में जुड़ जाएगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये सबको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये तीनों को अरेंज करना है, या आपस में ही
तो TiO3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन TiO2 देन TiO। SO3 में अरेंज करना है, SO3 ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SO2 देन SO। एक लाइन अभी बता देते हैं। SO2 act as both oxidizing as well as reducing agent। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी के जैसा भी इस्तेमाल करते, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी इस्तेमाल करते। क्यों करते हैं इसके भी कारण हैं बाद में। थोड़ा ज्यादा हो गया है ऑक्साइड आप लोग। अब पता नहीं आप ही में से जानिएगा पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब बरहमा में था उसको पढ़ाए तो। अब आप देखिए क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाएंगे वहां पे मिल जाएगा ये सब। स्टेबिलिटी समझ रहे होंगे अपने से। हम्म। सबसे कम स्टेबल कौन है, इसीलिए टूट जाएगा जल्दी से। पढ़े पढ़े। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 react with oxygen and form element oxide having formula E2, ऑक्सीजन है O, E2 O3 E2O5 और E2O7, इतना सब बना देता है। एक एग्जाम्पल इसमें आपको हम पहले देंगे। जैसे फिर कल बारात आई, आंटी तो रेडियो एक्टिव है ना,
तो रिएक्शन कहाँ करेगा, हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है। ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करना है, जनरल ट्रेंड में नहीं आता है। ये बनाएगा OF2 और एक तो एनामोलस कंपाउंड बनता है O2F2। एनामोलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट पढ़ाए होंगे, है ना, कंट्रोवर्शियल। तो कंपाउंड बनाता है एक तो बिना वैलेंसी सेटिस्फाइड किए हुए, है ना, O2F2। क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है ना 1, Cl2O, 3 भी होता है Cl2O3, 5 भी होता है Cl2O5 और 7 भी होता है Cl2O7। जितना टेम्परेचर देते जाइएगा उसी तरह का कंपाउंड, 1 3 5 7, हर बार दो दो इलेक्ट्रॉन का अंतर। Br2O, Br2O3, Br2O5, Br2O7, I2O, I2O3, I2O5, I2O7। मतलब समझ रहे हैं, एक में 4 रिएक्शन। क्लोरीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म Cl2O। और ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब क्लोरीन Cl2 प्लस O2 क्या बनाएगा, Cl2O। इधर में 2 Cl2 O2, Cl2 में O2 थोड़ा ज्यादा दीजिए, थोड़ा और हिट करिए, Cl2O3, 2 मॉलिक्यूल, 2 3 दूनी 6 हो गया, 3O2, Cl2 प्लस O2, Cl2O5, 2 5 दूनी 10, 2 Cl2, Cl2 प्लस O2, Cl2O7, 2 से गुना कर देंगे 7O2, 2 Cl2। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और क्या बढ़ता जा रहा होगा, हीट, और कंपाउंड इतना सारा बन जाता है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल पूछेगा, बोले क्लोरीन इतना सारा कंपाउंड बनाता है, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, Cl2O7। चूंकि हाई टेम्परेचर पे बनेगा, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो ऑक्सीजन यहां से निकल के चला जाएगा, और ये टूटता हुआ तब तक टूटेगा जब तक Cl2O नहीं बन जाए। हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सारा कंपाउंड, पिछले दिन बताए थे, पता नहीं अभी तक याद है आपको, -2 +1 कैसे निकालते हैं, एक्स मान के निकल जाएगा, -6 -2 5 दूनी 10 प्लस -2 +7। ठीक है, लिख दीजिए। हम्म,
हो गया? या झूला वूला बंद करके सूत गया जी? अभी तो तुम फ्रेश होकर के आ रहे, माथा दर्द कर रहा है? 18वां ग्रुप तो इनर्ट गैस है। 18 ग्रुप नंबर इनर्ट गैस है, तो रिएक्शन करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। पिछले दिन कहे थे क्वेश्चन बनाने के लिए, पता नहीं आप लोग कुछ देखे उखे भी कि ना? देखे थे जी? मतलब ये सब पूछते भी हैं तो गड़बड़ लगता होगा नहीं कि काहे के लिए सर, ये सब छोड़िए, सब ठीक ही है। उस 25-30 को क्वेश्चन था। नाउ द हाइड्राइड फॉर्मेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टेबिलिटी, सबका वही ट्रेंड है, नीचे जाने से इंक्रीज करेगा। H/DRID, H, अच्छा ठीक ही दिखता होगा। हाइड्राइड फॉर्मेशन है ना? इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम था, देखिए कैसे पढ़ते, बेमग का बाल गंगा कसिए जैसन ओसो से फिर कल, इतना ही तो लिखना रहता है। इसका हाइड्राइड क्या बनेगा? LiH, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा? इसका हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा? इसका हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड, बोले इसका हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड, इसका, इसका हाइड्राइड, समझ रहे? इसका हाइड्राइड पानी H2O, ऑक्सीजन के हाइड्राइड तो H2O ही होगा ना। सल्फर का हाइड्राइड, फ्लोरीन का हाइड्राइड, क्लोरीन का हाइड्राइड HCl। दू ठो को बढ़ा देते हैं, कसिए जैसन पढ़बे, ठीक है? PB। और आगे थोड़ा सा पेशेंस रख के बता दो क्या बनेगा? GSnPb, है ना? यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला चक्कर भी आएगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने से घट जाएगी। क्या इसको बोलते हैं? मीथेन। कॉपी चौला करके लिखना तुम लोग, सीधा लिखोगे तो नहीं पार लगेगा, अटेगा नहीं। इसको बोलते हैं, देखो नया नाम बता रहे हैं, सीलेन। बिल्कुल आसान है इसलिए याद कर लोगे, इसलिए लिख रहे हैं हम। इसको बोलते हैं जर्मेन, इसको बोलते हैं एस्टेनेन, और इसको बोलते हैं प्लम्बेन। बाकी का नहीं लिखे इसका मतलब वो नहीं बनाता है ऐसा नहीं है, बनाता सब है लेकिन ऐसे ही बनाएगा। ठीक है? ठीक है। हाइड्राइड का फॉर्मेशन सब अपने वैलेंसी के हिसाब से ही करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्टैक्टिन तो नहीं लिखते, कहा नहीं लिखते? हाँ, चूंकि एंटी एंटी रेडियो एक्टिव है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक,
यहाँ लिख देना ऊपर में एस एंड पी ब्लॉक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, react with hydrogen and form hydrides with their suitable valency, with their suitable valency। हो गया। और वैलेंसी तो हम लोग को पता ही है, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। BH3 को बोरेन कहते हैं, मीथेन से पहले। दिखाई दे रहा है जी? दिक्कत ना है देखने उखने में? मतलब टेक्निकली एररलेस है। हो गया? लिख दिया? चाहते तो जैसे ऑक्साइड करके लिखे थे ना, एक एक करके सब, तो चूंकि उसमें तो लिख ही दिए थे, है ना, तो उसी के जैसा ये सब बना देगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएगा, और वो प्रॉपर्टीज दो चार देख लेना है, लिखिए ना। अब जैसे इसको हम लिख दिए CH4SiH4GH4SNH4PbH4। पिछले क्लास में देखे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है यहां से। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट होता है वो कूद के डी ऑर्बिटल को कूद के पी में जा नहीं पाता है।
इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा होने से इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ऊपर में 4 रहता है, नीचे वाले की 4 भी होती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे 2 हो जाता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना है ये टूटना चाहेगा और टूटता है। टूटेगा तो क्या निकलेगा यहां से, एकदम जैसे बोलते हैं वैसे सुनिएगा। ये टूट जाएगा PbH4 तो क्या निकलेगा, अरे हाइड्रोजन निकलेगा। टूटने से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकलेगा। वो निकला हुआ हाइड्रोजन जाके किसी में जुड़ जाएगा। वो किसी में कहते हैं मतलब कोई केमिकल में ही कहते हैं, केमिस्ट्री के कोई सबस्टांस में, जब रिएक्शन कर रहा होगा एक दूसरे से। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। करवाया कौन, यही करवाया, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। हाइड्राइड्स आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नीचे जाने से इंक्रीज करता है ना। हाइड्राइड्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ एक बात, लिखेंगे। दूसरा बात सुनिए, जिस भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल जाए उसको एसिड कहते हैं। पढ़े थे ना, 10वां में पढ़े थे कि जिससे हाइड्रोजन निकले उसको एसिड कहते हैं। जैसे HCl यहीं पर ना है, HCl को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि H+ देता है ये, तो बाकी भी H+ देता है। अब यदि पूछ रहे हैं इसमें कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन है, HI है, HCl नहीं है ना। HCl का हुआ क्रिएट किया हुआ था 10वां में NCERT किताब में, कि स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। दिमाग में इतना बैठ गया कि सब ऑप्शन में रहता है ना मेडिकल और IIT वाले परीक्षा में, तो बच्चा अभी भी टिक लगा देता है HCl, है ना। तो HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है। बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से, नहीं, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, नीचे वाला एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से बॉन्ड एनर्जी कम है, तो टूट जाता है आसानी से। तो आसानी से H+ निकल जाए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। जिस एसिड से जितना जल्दी और जितना आसानी से H निकल जाए वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो 2 बात बताएं, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक स्टेबिलिटी, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे। और जनरली यही लागू होगा सब में। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को ही यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी भी कहा जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, किसी एक ग्रुप की बात करेंगे और वही मोटे मोटे तौर पे सब पे होगा। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी PbH4 लेस स्टेबल होगा SnH4 से, GeH4, SiH4, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मीथेन। अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट PbH4, SnH4, GeH4, SiH4, CH4। According to acidic strength, HI, HBr, HCl, HF। इसमें अरेंज करने के लिए कहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ,
वैसे ही करेंगे। PbH4 सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर, SnH4, GH4, SiH4, CH4। नाना पापा और सब बीमार वाला छूट गया है ये। तुम लोग भी ना यार चाहते हो कमी, कमी दे कहाँ है? कार्बन के बाद नाना पापा और सब बीमार, नहीं ना था? अलग से लिख देना, चोचियाने का क्या जरूरत है? नहीं, क्या करेगा अब, नहीं था तो नहीं था, मिटाएगा क्यों? बगल में लिख दो, यहाँ भी जगह है, यहीं पर शुरू हो जाओ। नाना पापा और सब बीमार, क्या बनाएगा ये? NH3। ये क्या बनाएगा? PH3। ये बनाएगा SHH3। और बाकी नीचे समझ ही रहे हैं। यदि इसको कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ से अरेंज करिए, नाना पापा और सब बीमार, तो BI से स्टार्ट करते हैं। बोलो अगला। और सब, अरे कुछ यहां भी पढ़ो, सब लिख ले रहता है। SbH3, ASH3, PH3, NH3। अब यदि एसिडिक की ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा कौन होगा? NH3। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ यदि हमको पूछता है ना, तो बेसिक ज्यादा होगा NH3, PH3। देखो ना, समझ आता है तो कितना अच्छा। आज इनको नहीं आता है, वो माथा क्या, वो कुछ पटक देंगे कहीं पे, मतलब क्या कर रहे हैं, ये तो बहुते लंथफंद हो गया। कितना रटना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ये सब रटना है। ये सब एक बात भी रटेगा नहीं होता है, यही सब डराता है। ये बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बा वो तो रटिए लो ना, फिजिकल तो बन जाएगा, लेकिन ये इनऑर्गेनिक तो। हो गया पूरा हाइड्राइड फॉर्मेशन, आपका चैप्टर खत्म, अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ बनवाना देंगे यार, ये आप लोग करते नहीं ना है कम्मा, तो सारा भार। देखते हैं स्कूल जाते थे तो होमवर्क कराने वाले सर भी घर पे आते थे। एक्चुअली माहौल ही ऐसा रहा है कि स्कूल जाते अलगे, फिर एक तो सर को बुला दीजिए घर पे। और यही आदत की वजह से बच्चा अपने से पढ़ भी नहीं करता है, बिना मास्टर रख ले पढ़ भी नहीं करेगा। अब गार्जियन को हल्का लगा कुछ, ऑनलाइन आ गया। अब बच्चों को मजा आया कि मोबाइल मिल जाएगा। अब 12वां तक आदत नहीं पड़ा, ये जब भी क्लास चले ऑनलाइन भी, तो उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही तो उस पर भी पढ़ा ही रहे होंगे। तो आप कॉपी कलम के साथ नहीं बैठते, खाली देखते हैं, अलग से कहते हैं PDF दीजिएगा, उस समय खाली उतारिएगा। तो एक बार खाली देखिएगा, एक बार खाली उतारिएगा। ऐसे में दोनों कम्मा का रिजल्ट जो था वो दोनों न हुआ। टाइम तो 1 घंटा देखने में, 1 घंटा लिखने में गया, 2 घंटा गया, लेकिन हुआ कुछ हो नहीं, दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हुआ बात। और दिमाग को चाहिए प्रोसेस, एप्लीकेशन, कुछ देर, ताकि वो न्यूरॉन्स जो है ना उसको एक्सेप्ट कर सके।
देखे तो खाली आई का रिसेप्टर सेल समझ गया और आपको लगा कि हाँ ठीक ही है, ये तो हो जाएगा। लेकिन आपको सही सही यदि ईमानदारी से कहिए तो 3 साल पहले जो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए थे, उसका पूरा कहानी याद नहीं। एक बार में बता दीजिएगा सीधा, उसके बाद बता दीजिएगा ना उसमें तो ऐसे भी हुआ था। फिर अरे हाँ वो भी था एगो, वो तो ऐसे से किया था। तो जब 2.5 घंटे का कहानी ही नहीं याद होता है, इतना ड्रामेटिक ढंग से बताया जाता है, तो इसका तरीका क्या है, ये ले लीजिए। यदि ऐसे भी रिवीजन कर रहे हैं तो कॉपियाँ लेके बैठिए, तब होगा। नहीं तो ये नहीं होगा, ये खाली देखा देखी होगा। अरे आंख का काम ही क्या है, ना जानता तुम लोग। आंख का काम ही सिर्फ देखना है, आंख से पढ़ने का। तो इसके लिए ब्रेन चाहिए होगा, और ब्रेन को कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अब हम लोग चलें किताब पे। कहने का मतलब ये, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, शायद देखे हैं कि वो भी ना, ये हमको परेशान कर दिया। पिछले दिन तो था ही ना यार, ये तो क्वेश्चन है ना, पहले एनसीईआरटी बनाना है। ये जो तुम लोग को डीपीपी दिए होंगे वो क्वेश्चन होगा। नहीं खुलेगा तो तुम मत खोलो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना, वो बेसिक बात है, पीटी में नहीं ना था। ये जो देखे थे ना उसमें वो है, उस बाद में उसको तुम लोगों को पूछना चाहिए। उसमें तो क्वेश्चन भी वहीं पे है, आंसर भी वहीं पे है। ये भी नहीं होगा, ये हमारा ही पढ़ाया हुआ है। ये है, ऊपर क्वेश्चन या नीचे आंसर है, कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। उसको तो पूरा बनाना ही चाहिए आप, ठीक ठाक कर। दो चार को मिले उसको पूछ लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्वेश्चन में है ये, आंसर वह है ये, दिक्कत क्या है, बनाएगा? तो उसको इसलिए नहीं बनाते हैं, इसको इसलिए नहीं बनाते हैं, ये तो थ्योरी वाला है। तो अगर हम आए थे तो खुश हो गए थे कि अच्छा अब तो ऑब्जेक्टिव आ गया। इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। वो दूगो पुराना है, किताब में लिखल होगा शुरुआते के वाला पेज में, है ना, इसलिए उसको बोलते न है। हिस्ट्री में होगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में उसको, इसको दूठों को देख लीजिएगा। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन देखें। हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड, ये भी पूछिएगा क्या हमसे? एटॉमिक रेडियस पीरियड में कैसे वेरी करता है? जवाब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, कौन दूठो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसमें? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो लिख ही दीजिएगा जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, नेम ए स्पेसिस दैट विल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो बोल रहे हैं कि हर एक के लिए एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस लिखिए। क्या कर दिए,
ये क्या हुआ, घट गया। बैक हो गया लगता। फिर खोजने में कितना झमेला है। खुला तो था, नो विंडो अवेलेबल। तुम लोग तो यही सब चाहता है नहीं, ऐसे कुछ हो जाए तो लिखना पड़ेगा हमको, टाइम ही का कुछ बचत होता है। होगा यही, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलेगा, यही समस्या है। हम्म देख लेते हैं। एक्चुअली में इससे उम्मीद हम लोग रखते हैं तुरंत तुरंत का ना, जमाना जो 5G वाला आ गया, इसलिए ये दिक्कत है। ये नहीं है, ये था क्या। हम्म, ये हम्म, वहीं पे तो है। तो F माइनस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक खोज के रखे, एगो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जी, एगो पूरा सीरीज ही बताए थे नहीं। F माइनस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Na+Mg, 2+Al पे, ऑक्सीजन पे 2-, नाइट्रोजन पे एगो लिखना था, आर्गन 18 Ca, Mg 2+, तो उतना तो सारा दिख रहा है ना। यदि एटम लिखना है तो वही F- है, उसी का आंसर सटा देते। Rb+, अब तो एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होगा। हेलिना करेब, अरे, और इधर रहता है बेमग का सर 12 खाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन 3, 11, 19, 37, तो 37 आरबी पे प्लस है, तो 36, 36 किसका इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ही आंसर पर तो सब लिखा था, आर्गन के बाद क्रिप्टन 36। क्या, और यदि बगलवा वाला याद है स्ट्रोंशियम, तो इस पे कितना प्लस दे दें तो Rb+ हो जाएगा, 2+ दे देंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही आएगा। ये भी एक तरीका है निकालने का। क्या, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज, व्हाट इज द कॉमन इन देम, वैसे ही होगा नहीं, चेंज। हाँ चलिए, यहाँ से बढ़ते आगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला सब बनेगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया ऑफ मोल कंसेप्ट लगा के बनाना है। एमंग दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर, एक्सप्लेन भाई, कर देगा एक्सप्लेन जी, कर चुके हैं एक्सप्लेन हम। पूछ रहा है ऑक्सीजन है लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, कारण क्या छूट गया, बेरिलियम है हायर आयोनाइजेशन बोरोन, बोलो।
फुलफिल्ड। ऑक्सीजन वाला में क्या आंसर देगा? हाफ फिल्ड, इसलिए छोड़ दिए थे। ये समझता है ये टेबल? क्या लिखा है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। बालगंगा इंडियन तिलक 801, 577, 500, 579, 558, 588, ठीक है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड? घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्या? 801 से 500 सेकेंड पीरियड का एनामोलस बिहेवियर हो गया। कहता है हाउ यू एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करेंगे ऐसे ही ना। ये एल्युमिनियम का कितना ज्यादा कम गया? वो 801 था, और ये, तो इसका आंसर क्या दोगे कि काहे बहुत ज्यादा है ये एनामोलस बिहेवियर के अंदर? क्या कारण? वेरी स्मॉल साइज, साइज बहुत छोटा है। अब साइज यदि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही अट्रैक्शन में न्यूक्लियस से, तो निकालने में एनर्जी भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बस यही एनामोलस बिहेवियर है। बाकी के मिला जुला के तो सब ठीक ही ठाक है, ठीक है। तो एनामोलस बिहेवियर का कारण है इट हैपेंस ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो वैल्यू भी पता है आप लोगों को, बना दीजिएगा ना। ओए, करेगा बदमाशी। जिनको चाहते हैं कि चले जाएं तो उसको क्या कीजिएगा? ऐसे भी बढ़ के सूते ले, इसको क्या करना है? छुट्टी दे दे, हम भी ना बनाए, तुम भी ना बनाए। बाबूजी पैसा दिए, अपना यहाँ पे ऐश करिए जम करके, कहीं कोई दिखते नहीं। और यही चाहते हैं, बनाना होगा ना, बनाइए। हाउ डू यू रिएक्ट दिस स्टेटमेंट? रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन। रिएक्ट कीजिए इस पे। कहाँ पे गया? ये 3.2, हाउ वुड यू रिएक्ट? The electronegativity of nitrogen in Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound. करिए रिएक्शन। अभी हम बोले तो खराब लगा होगा, रिएक्ट कर रहे हो, करिए रिएक्ट। लिखता हाउ यू रिएक्ट। तो रिएक्शन दो चीज में होता है, इधर बात मिला के कहिए हाँ हाँ ठीक है, नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, यही ना रिएक्शन होगा जी। तो क्या कहिएगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 3.0 है तो ठीक ही है, सभी कंपाउंड में होगा ही। क्या? पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कितना आया? ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड। तो अलग अलग नाइट्रोजन के कंपाउंड में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे कंपाउंड में एक एलिमेंट का सेम ही होता है, ठीक है। यही रिएक्शन था। वो NH3 बनाए या N2O5 बनाए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बदलेगी। चलिए, और ये सब बनेगा। और हमको एक बताना है, ई पीरियोडिक टेबल का पुराना क्वेश्चन है, बोलिए जी। 3.27, use the periodic table to answer the following question. Identify the element with 5 electrons in the outermost subshell. अरे लिखो 3.27, लिखो, लिख के बनाओ। ऐसे तुम लोग खाली देखेगा आई परसेप्शन।
क्या आंसर बताया? चारों का आंसर खोज के रखो दिमाग में, लाओ बात वो कह क्या रहा है। लिख दिया? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कौन सा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन? पूरा का पूरा ग्रुप 17th एलिमेंट। नहीं, फ्लोरीन देखते नहीं हो? 9, 1s2, 2s2, 2p5। सब सेल p ऑर्बिटल हुआ है ना। सब सेल का मतलब s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट टू टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट। क्या? बेमक का सर 12 खाएंगे। इसके आंसर में ये जोड़ देना, इसके आंसर में मैग्नीशियम जोड़ दो, क्योंकि इसके भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, इसलिए 2 ही बाहर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट टू टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। कौन ग्रुप? ग्रुप 6, या फिर ऐसे, है ना, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, ऑक्सीजन। 2 6 होता है इसका कंफ्यूजन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, गैस। कौन? कौन ग्रुप? 17th, जिसमें मेटल भी है। कौन है नॉन मेटल? और लिक्विड कौन है? ब्रोमीन। और गैस कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, एट रूम टेम्परेचर। ग्रुप 17। मेटल कौन है आंटी? नीचे वाला, नीचे जाएंगे तब। ऐसे इसका बढ़िया से रहता है, ग्रुप नहीं बोल के ब्लॉक बोलता, तब पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटल वाइट्स भी है ना। ऐसे इधर में क्या है ना, फिर कल बारात आई आंटी, तो ये आंटी मेटल वाइट से, अब इसके नीचे वाला ग्रुप में एलिमेंट अभी नीचे है, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो मेटल कह सकते हैं। अब ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन जो है ना I2 के फॉर्म में सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और ये F2 और Cl2 जो दो ठो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल तो है ही ये सब के सब, और ये मेटलॉइड से, है ना। अगला, अगला क्वेश्चन, कितना लॉजिकल क्वेश्चन तो है।
लिख दीजिए क्वेश्चन, बढ़िया है। आपके पास जवाब है तो हमको बताइए। एक कन्फिग्रेशन तो लिखा चुके हैं। बताइए, इसके नीचे एक सवाल है, बताना है हमको। ये आप बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एमंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम ज्यादा रिएक्टिव बता रहा है, और ग्रुप 17 में फ्लोरीन को ज्यादा रिएक्टिव बता रहा है। तो कहता है एक्सप्लेन करिए। तो सुनिए, इसकी रिएक्टिविटी का कारण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें लिखेंगे चूंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जितना कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और इसके रिएक्टिविटी का कारण इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इधर जाने से बढ़ता है, तो दोनों के रिएक्टिविटी का कारण अलग अलग है। तो इसका कारण में क्या लिखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, और इसके कारण में क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए, ये सब मिलेगा नहीं ना, एक लाइन वाला आंसर पूरा पेज भर देगा लोग। अगला दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स। ऑर्गेनिक वाले जगह पे केमिकल बॉन्डिंग, तो ऑर्गेनिक अभी जैसे चल रहा है वो खत्म होगा तभी ना, उस पर केमिकल बॉन्डिंग, इस पे थर्मोडायनामिक्स। वो ऑर्गेनिक है, वो फिजिकल है, थर्मोडायनामिक्स। जो लोग नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं, 4 बजे तो आते ही है ना, तो 3:30 में आ जाना है, 3:30 में क्लास स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा में क्या रखा, हम तो उस टाइम का इस्तेमाल करते हैं जो 4 से 4:30 के बीच था, 15-20 मिनट उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसी में दोनों एक साथ पढ़ ले रहे हैं। तो उसको करिएगा, वो बॉन्डिंग स्टार्ट अभी 1-2 दिन लगेगा शायद, है ना। इसके बाद वाला चैप्टर एनसीईआरटी में वही है, ये वाला, यही वाला बताना था, ये देखो, ये क्या कहता है, इतना डेटा बेटा लिख दिया है, क्या कहता है, आप लोग तो देख के मुंह फेर लेते होंगे, बस कुछ होगा क्या है, क्वेश्चन है बढ़िया होगा। चलिए फटाफट से लिखिए जल्दी से इसको, इसके में इसी में लग जाएगा समय, इसको ऐसे उसे करके बता देंगे, आप भी वैसे वैसे समझ जाइएगा, पूछने पर बताइएगा नहीं केवल। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में कितना हालत खराब होगा बताइए, कौन लिखता है। हाँ, जिनको पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ करना है, वो तो लिखेंगे ही।
परसों रोज एक गार्जियन आए थे, 12th में बच्चा था, 2-4 हाथ दिए ऑफिस में, और कौन कौन गाली से न नवाजे। बोले एक लौता है, लेकिन कौन काम का है। हमको बीच में रोकना पड़ा। थोड़ा रोके, दरोगा जी थे, तो उनको कौन रोकता है। वो तो बहाना खोज रहे थे कि इसको मारे कैसे। तो वो सर यहीं पे ला करके दिए, 2-4 10 हाथ दे। अब 12th में है वो, सब सोचिए। 12th में अब पढ़ता नहीं है घर पे। अब वो कहते हैं कि बिना पढ़े कुछ होता नहीं है, पहलवान तो सब है। कौन नहीं पहलवान है आजकल के जमाने में। तो समझिए, बात ये सब हो जाता है। यहाँ तक बात नहीं पहुंचे जिसमें हमको बचाना पड़े। देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी दिया हुआ है, और फिर फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। बढ़िया है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इतना जूल, दूसरा लॉस करेगा इतना जूल, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -60 जूल, यानी 60 जूल रिलीज होगा। ये ना लिखने का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने में 520 जूल लगेगा, उसी एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने में 7300 जूल लगेगा। यही इसका मतलब है। बनाए ना तो है अलग मैटर है, लेकिन इस डेटा का क्या क्या मतलब है ये समझा रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, मतलब ये है कि कोई एटम है, एटम का नाम भी तो नहीं पता है, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, बताइए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा इससे? पहला निकलेगा, दूसरा तो बहुत ज्यादा एनर्जी खोज रहा है। यही फीलिंग आ रहा है, 520 और कहाँ 7300, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो निकलने वाला नहीं। और इस माइनस का मतलब खाली रिलीज समझिएगा, वो मैथ वाला माइनस में मत चले जाइएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 60 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया है। ऐसे ही डेटा सब दिया हुआ है, और सवाल पूछता है कि बीच ऑफ द एबव एलिमेंट इज लाइकली टू लीस्ट रिएक्टिव। तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसका बहुत हाई एनर्जी, सबसे हाई किसका, किसका? तो आंसर इज पांचवा। कितना आसान था आंसर, खाली क्वेश्चन लिखने भर का तो देरी था। इसका ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने वाला है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से गेन करता है। इलेक्ट्रॉन अपने मन से गेन करता तो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन अपने मन से नहीं कर रहा, उसमें भी उसको एनर्जी चाहिए, प्लस है। कैसे आंसर निकल गया? इतना तो ये डेटा कहता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट है ये, है ना, जो डेटा रखेगा उसको बोलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव कौन है? जिसका ऐसे एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे, तो वो दोनों ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है। हाँ, तो सबसे कम कौन सा है?
ये देखो, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो सबसे आगे, लेकिन ये पूछ रहा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछ रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लॉस करने में सबसे कम एनर्जी कहां पे लग रहा है? 419। आंसर इज दूसरा। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अब आ जाएगा आपका आंसर वो वाला 328। कितना मन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। देखिए कितना आसान है, खाली लिखने पर क्या देरी है, आंसर में कुछ लग रहा है क्या? लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे कम रिएक्टिव बताओ। पांचवा 48 गेन कर रहा है ये, तो ये तो मेटल होगा प्लस 48 है। तो नेगेटिव में सबसे कम कौन है, सबसे कम रिलीज कौन करता है? तो हो गया आंसर। और कौन है? द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड विथ हैविंग फॉर्मूला MX2। अब इसको कैसे खोजें? तो अपना चलिए पीरियोडिक टेबल में, जैसे CaCl2 बनाता था, नहीं बनता था, MX2 बनाना है, जहां X तो हैलोजन ही होगा, बाइनरी हैलाइड लिखा है। कौन सा मेटल ऐसा करेगा? तो जिस मेटल का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाए। कौन सा एलिमेंट इसमें जिसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है? फर्स्ट भी कम है और सेकंड भी कम है, फर्स्ट भी कम है और सेकंड भी कम है, यही ना कम है जी। और कोई है क्या जिसका दोनों कम है? ये देखना है। तो आंसर इज द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX। एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, केवल पहला सबसे कम, पहला सबसे कम, पहला 520 और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेगा, तो निकल भी नहीं करेगा। दैट इज आंसर इज फर्स्ट। अरे मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये पूछना ये चाह रहा है कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन तो कभी निकलेगा नहीं, जैसे NaCl। अरे यहाँ एग्जाम्पल से समझो ना यार, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, पहला इलेक्ट्रॉन निकल सकता है 520 पे, लेकिन उसके बाद P6 हो गया फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिट, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कभी? तो नहीं निकलेगा, इसलिए तो 7300 जूल है, ये तो कम जाता है। ठीक है, इस वजह से वही आंसर कर दें। हाँ फिलहाल तो छुट्टी, अब अगले दिन थर्मोडायनामिक्स इसमें स्टार्ट करेंगे 3:30 पर, कुछ दिन के बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। कल नहीं परसों ही 3:30 में ऑर्गेनिक पढ़ा ही रहे ना, तो ऑर्गेनिक चलेगा, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स चलेगा। हाँ ऑर्गेनिक खत्म होगा तो केमिकल बॉन्डिंग।